हाय हेलो हाय हाय केम छो हाउ आर यू। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त हैं। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आ गया मैं आपका प्यारा दुलार दोस्त लेके सी इंटर के पास पेपर की सीरीज़। तो आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं वो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर मैं एक बात ध्यान रखने बोलूँगा कि ये भी ऐसे ही 2 बार रीड करो सिर्फ। ये चैप्टर अपन क्यों कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में अपन कोई क्वेश्चन रिपीट्स हुए तो वो क्रैक कर पाए, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये चैप्टर से, तो ध्यान देना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके पहले मेरे को बताना है P&L के असेशंस और बैलेंस शीट के असेशंस। P&L के असेशंस क्या है? OCACC, क्या OCACC और बैलेंस शीट का क्या है? ERCB। क्या है? ERCB। OC ACC मतलब क्या? आई एम सो सॉरी। अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, ठीक है। क्या? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। और बैलेंस शीट में क्या है? एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और लास्ट में क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मतलब अभी समझो कोई क्वेश्चन है वाउच रेंट एक्सपेंस, तो तुम क्या लिखोगे? है रेंट एक्सपेंस है अकर ड्यूरिंग द ईयर, कंप्लीटनेस चेक करोगे, एक्यूरेसी है कि नहीं, क्लासिफिकेशन बराबर दिया है और लास्ट में कट ऑफ एंट्रीज चेक करोगे। और बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या चेकोगे? समझो इंटेंजिबल एसेट पूछा तो एग्जिस्टेंस में है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, कंप्लीटनेस है, उसका वैल्यूएशन बराबर हुआ है और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एएस का रिलेवेंस दे सको तो वो भी लिखने का। जैसे इसमें क्या दोगे? AS 26 का रिलेवेंस दोगे, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है? एक्सपेंस विच आर एसेंशियली ऑफ रेवेन्यू नेचर if classified for creating an asset, adding to its value for achieving higher productivity are regarded as capital expenditure। वो अपने को 5 एक्सपेंसेस सच बताना है। मतलब क्या? कुछ कुछ अपन खर्चे कैपिटलाइज करते ना, जैसे जब ये AC लगाते तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट अपन कैपिटलाइज करते हैं, है तो रेवेन्यू टाइप का लेकिन कैपिटलाइज करते हैं। तो उसके 5 एग्जाम्पल देने, जैसे मटेरियल एंड वेजेस, ठीक है, इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या इरेक्शन, लीगल एक्सपेंसेस जब लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हैं, फिर फ्रेट, क्या? फ्रेट, कभी फ्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर रिपेयर अगर लाइफ बढ़ाने वाला है एसेट का तो इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, फिर वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट। पता है एसेट जब इसे परचेज किया और पुट टू यूज किया तो इतना अपन इंटरेस्ट क्या करते? कैपिटलाइज करते। क्या करते? कैपिटलाइज, ठीक है। ये कौन सा है? बोरोइंग कॉस्ट का 16 है शायद, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्या? मटेरियल, वेजेस, लीगल एक्सपेंस, फ्रेट, रिपेयर्स, वेजेस एंड इंटरेस्ट। फिर मेंशन एनी 5 एट्रीब्यूट्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल वेरीफाइंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। स्टार्टिंग में मैं एकदम स्लो जाएगा, फिर क्योंकि रीजंस है, क्वेश्चंस रिपीटेड है आगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अपन कैसे देखेंगे? पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी देख लेंगे कंपनी का, फिर कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से और एसी के हिसाब से, सॉरी ES के हिसाब से डेप्रिसिएशन। फिर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है भाई? कॉस्ट माइनस RV अपॉन यूजफुल लाइफ। तो एक एक का एक एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर रेसिडुअल वैल्यू बराबर है कि नहीं, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्जेस आर वैलिड, कैलकुलेटेड और रिकॉर्डेड बराबर है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट्स के केस में, पता है एक बड़ा कुछ कंपोनेंट है मेजर तो उसका डेप्री अलग, इसका डेप्री अलग, ठीक है। फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अपन ने यूज़ किया है कि नहीं, जो अपने को सूट हो रहा है, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स आएगा? पहला तो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, फिर कंपनीज एक्ट और ES के हिसाब से कि नहीं, फिर रेसिडुअल वैल्यू का पॉइंट, फिर वैलिड है कि नहीं, कैलकुलेटेड रिकॉर्डेड बराबर है कि नहीं, फिर कंपोनेंट के केस में देख लेंगे और लास्ट में क्या देख लेंगे भाई कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज किया है कि नहीं, ठीक है। फिर एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्ट आउट ऑडिट प्रोसीजर टू बी अंडरटेक बाय फॉलोइंग। इंटरेस्ट इनकम ऑन FD भाई एकदम इम्पॉर्टेंट,
अभी एफडी के लिए तुम लोग क्या करो, चेक करोगे, लिस्ट ऑफ एफडी लोगे, उसका डिपॉजिट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, वो सब करोगे। फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका बैंक से कंफर्मेशन ले लोगे, फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लोगे और इंटरेस्ट इनकम चेक कर लोगे, और लास्ट में 26 रिकनसाइल कर लोगे। अपन करते हैं ना आर्टिकलशिप में 26 क्या हो, जिसको पता नहीं, कि अपना एक पेन बेस्ड फॉर्म आता है इनकम टैक्स से जो डाउनलोड होता है, अगर अपना TDS कटा है तो 26 रहता है, ठीक है। तो वो अपन रिकनसाइल कर लेंगे। तो एफडी के केस में 4 चीज़ क्या करेंगे भाई, पहले तो कैलकुलेशन प्रॉपरली कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बैंक से ले लेंगे, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से वेरीफाई कर लेंगे, और लास्ट में 26 को रिकनसाइल कर लेंगे, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिविडेंड इनकम में क्या 3 पॉइंट है। एक तो क्या डिविडेंड क्या बोलते हैं, राइट टू रिसीव होना चाहिए, क्या राइट टू रिसीव पेमेंट होना चाहिए। फिर फ्यूचर बेनिफिट अपने को फ्लो होना चाहिए, क्या फ्यूचर बेनिफिट अपने को फ्लो होना चाहिए। और लास्ट में क्या डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। मतलब राइट टू रिसीव पेमेंट मतलब क्या, समझो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है फाइनल डिविडेंड कि हम 10% देने वाले हैं, ठीक है, और वो डिविडेंड समझो अपने को ही मिलने वाला है, तो फ्लो उसका बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटिटी। और लास्ट में क्या है डिविडेंड का अमाउंट मेजर्ड है, समझो अपने पास 10 लाख का शेयर था तो कितना मिलेगा 1 लाख, तो डिविडेंड कैन बी मेजर्ड। फिर गेन्स ऑन लॉस ऑन म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट क्या करोगे, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, उसको कंपेयर कर लोगे म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट के साथ। इंग्लिश में लिखना है तो सोफिस्टिकेटेड, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन प्राइस एंड कैरिंग वैल्यू, उसको किससे कंपेयर कर लोगे, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट से, और P&L चेक कर लोगे। फिर डिस्क्लोजर, लास्ट में बोला है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, ये 3 चीज़ का दिया है कि नहीं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एट्रीब्यूट्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम। फिर ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, LDR है। While auditor may choose to analyze monthly trends for expense like rent, power, fuel, but not for other expense, तो other expense के लिए वो क्या एट्रीब्यूट, मतलब क्या रेंट अभी अपने को पता है हर महीना इतना ही है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतना बिल आ सकता है 2000 1000 के आसपास ही आएगा भाई। अदर एक्सपेंस के लिए क्या एट्रीब्यूट्स लेंगे, तो CRV कैब, क्या CRV कार या कैब, ठीक है, जो याद रहे CRV का। तो वेदर ठीक है, वेदर एक्सपेंडिचर पर्टेन टू वेदर एक्सपेंडिचर ऐसा, तो वेदर एक्सपेंडिचर पर्टेन टू करंट पीरियड अंडर ऑडिट। रेवेन्यू है नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई वैलिड सपोर्टिंग है कि नहीं, लाइक ट्रैवल टिकट, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी एक्सेट्रा। करेक्ट एक्सपेंस हेड में जा रहा है कि नहीं, फिर अथोराइज है कि नहीं प्रॉपर एज पर अलग डेलीगेशन अथॉरिटी मैट्रिक्स, और इन रिलेशन टू एंटिटीज बिजनेस है और नॉट पर्सनल। इसके लिए मैंने बी भी बोला कि एंटिटी के बिजनेस के लिए नॉट पर्सनल। तो भाई पॉइंट्स क्या है, CRV कैप, ठीक है। सी से क्या आएगा, करंट पीरियड अंडर ऑडिट है कि नहीं, फिर रेवेन्यू नॉट कैपिटल, फिर वी से वैलिड सपोर्टिंग, फिर वापस सी से क्या आएगा, करेक्ट एक्सपेंस हेड, फिर अथॉरिटी मतलब अथोराइज है कि नहीं प्रॉपर डेलीगेशन में, और लास्ट में बिजनेस एंटिटी के खर्चे के लिए पर्सनल नहीं है, ठीक। तो क्या करंट पीरियड, रेवेन्यू नॉट कैपिटल, वैलिड सपोर्टिंग, करेक्ट एक्सपेंस, ऑथराइज विद प्रॉपर डेलीगेशन, और एंटिटी के बिजनेस से रिलेटेड, ठीक। फिर राइट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म फॉर वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट्स और करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस कैसे चेक करेंगे। तो भाई कुछ लोन्स एंड एडवांस अगर डाउटफुल है तो देख लो, मेथड क्या है, कौन सा अप्रोप्रिएट यूज़ किया था वो देख लो, ठीक है। फिर ये फेवरेट पॉइंट है एजिंग रिपोर्ट का, क्या देख लो भाई, नॉट ड्यू फॉर मोर देन 30 डेज ओल्ड है क्या, 30 से 60, 60 से 180, 180 से 365 एंड मोर देन 365 डेज ओल्ड। फिर बाद में क्या चेक करोगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे भाई क्यों इंक्लूड नहीं किया तुमने, ठीक है। फिर राइट ऑफ का 2 पॉइंट, तो राइट ऑफ किया है कि नहीं अपन चेक करेंगे, और राइट ऑफ किया था तो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ किया था कि नहीं, मतलब कौन है प्रॉपर अथॉरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोलर या फाइनेंशियल डायरेक्टर। और लास्ट में रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांस करेंगे, ठीक है। तो सुनो इधर क्या क्या पॉइंट्स है लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। पहला तो डाउटफुल है कोई, मेथड कौन सा यूज़ किया था। फिर ये फेवरेट पॉइंट एजिंग रिपोर्ट का, क्या एजिंग रिपोर्ट का,
फिर बाद में मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे। फिर राइट ऑफ का 2 पॉइंट, 4 पॉइंट तो याद आ जाएगा, राइट ऑफ किया है कि नहीं प्रॉपरली, और राइट ऑफ प्रॉपर ऑथराइजेशन जैसे फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस डायरेक्टर, और लास्ट में क्या फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस देखेंगे। फिर फिनिश गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल का कैसे चेक करेंगे भाई, तो एस्टेब्लिश एंड एंश्योर ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड बेस्ड ऑन एंड कॉस्ट एंड रीजनेबल है, ठीक है, ओवरहेड्स इन शॉर्ट रीजनेबल है। फिर इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करोगे बताओ, कॉस्ट या एनआरवी विच इज लोअर, ठीक है। फिर फॉलोअप वापस एजिंग रिपोर्ट का पॉइंट। फिर अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ फिजिकल काउंटिंग तुमको कोई डैमेज इन्वेंट्री देखा है क्या, तो वो देखो। फिर कंपेयर रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या रिकॉर्डेड कॉस्ट विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर एक अपन पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, इन्वेंट्री अपॉन सेल्स, तो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर अलोकेशन बराबर है कि नहीं, मतलब क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड से अलोकेट किया है कि नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे, मतलब वही है। और लास्ट में क्या है, क्या कॉस्ट या एनआरवी विचर इज लोअर, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो ओवरहेड्स रीजनेबल है, फिर वैल्यूएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट या एनआरवी पे, तो बाकी का वैल्यू अपन राइट ऑफ करते हैं ना भाई। फिर एजिंग रिपोर्ट बराबर है कि नहीं। फिर रिकॉर्डेड कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंपेयर करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो, एक काम करो। फिर बाद में क्या कर लो, अलोकेशन बराबर हुआ है कि नहीं मटेरियल लेवल ओवरहेड का, और लास्ट में कॉस्ट या एनआरवी विचर इज लोअर पे वैल्यू क्या है कि नहीं, ठीक है। फिर ये पी लिमिटेड इंडिया, ठीक है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स में भाई, आरएमएम भाई, लिटिगेशन एंड क्लेम्स ऐसे कौन सा 501 बहुत मस्त से किया है कि नहीं, ऐसे 501 इसमें क्या था, इंक्वायरी रिव्यू IRR था ना। इंक्वायरी किसका करेंगे, पहले तो मैनेजमेंट का और इन हाउस लीगल टीम का। फिर रिव्यू कैसे करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लेंगे, क्या बोलते हैं TCWG का और बाहर वाले लॉयर का, तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का, और रिव्यू कर लेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। तो क्या इंक्वायरी रिव्यू पहले मैनेजमेंट का, ठीक है, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लेंगे TCWG और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का, और रिव्यू कर लेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। फिर अपन क्या कर रहे और रिसर्च कर रहे, ठीक है, क्या कर रहे रिसर्च एंटिटीज और उसको इंटेंजिबल एसेट डाल रहा है, तो advise and discuss conditions necessary to fulfill recognized as an intangible asset। भाई 4 कंडीशन है कि नहीं इंटेंजिबल एसेट का, ICFC, ठीक है, कोड का ज़रूरत नहीं था ऐसे। एसेट इज आइडेंटिफाइबल, एंटिटी के कंट्रोल में है, फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो ICFC, ठीक है। एसेट आइडेंटिफाइबल है, एंटिटी के कंट्रोल में है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है, और भाई लास्ट में क्या है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये इस वाले पॉइंट है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस तुम लोग देख रहे थे, हाउ यू एज एन ऑडिटर यू विल इवेल्युएट हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस का कॉस्ट पे एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट कैसे चेक करेंगे, पहले तो कंट्रोल देखेंगे एंटिटी का, अगर वो स्ट्रांग है तो अपना काम ईजी, नहीं है तो नहीं। फिर क्या क्या चेक करेंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ऑथराइजेशन, अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट, ये सब चेक करेंगे। फिर ये सब कैसे चेक करेंगे, रैंडमली, तो रैंडम सैंपल निकालेंगे ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे, अप्रेजल लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, HR पॉलिसीज, एम्प्लॉयज़ मास्टर, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर एक ट्रेंड मिलेगा, वो ओवरऑल इंडस्ट्री के ट्रेंड से अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सॉरी, तो भाई पहला क्या, ये क्या कर रहे हैं अपन, एम्प्लॉय के कॉस्ट का, हायरिंग एंड अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस का कॉस्ट चेक कर रहे हैं, तो भाई एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो अगर स्ट्रांग है तो भाई अच्छा। फिर दूसरा क्या क्या चेक करेंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये वो रैंडम बेसिस, रैंडम सैंपल निकल के क्या चेक करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, पेरोल, HR पॉलिसी एक्सेट्रा। फिर SAP परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो एक ट्रेंड मिलेगा, उसको ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड से कंपेयर। फिर टाइप्स ऑफ लीज बाय, ठीक है, हार्ड वाला मैं बताएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या, ऑपरेटिंग लीज है लीज विच इज़ नॉट अ फाइनेंस लीज, सर क्या मजाक कर रहे हो। और फाइनेंस लीज मतलब क्या, वो 5 कंडीशन पता है, तुम FM में पढ़ते हो, FM क्या ES में भी पढ़ते हो ना भाई। पहले ऑपरेटिंग लीज करता हूँ, ऑपरेटिंग लीज क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है।
फिर ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज विच इज़ नॉट अ फाइनेंस लीज, ठीक है। फाइनेंस लीज के 5 कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल है। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एसेट टू द एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मतलब अपन एसेट ट्रांसफर करने वाले, वो एसेट अपन क्या बोलते हैं परचेज ऑप्शन देंगे एलआईसी को, जो सब्सटेंशियली लो प्राइस लेगा। सब्सटेंशियल ले रहा है वो उतना थोड़ी लेंगे उससे। फिर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट लेसी के पास रहा है, 5 में से 4 साल तो लेसी यूज़ कर रहा है। फिर उसका जो एसेट का कॉस्ट है, समझो फेयर वैल्यू 10 लाख है, वो अपन लीज पेमेंट में रिकवर कर ले, तो मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। और लास्ट में अगर एसेट कोई स्पेशलाइज नेचर का है, क्या है स्पेशलाइज नेचर का, तो फिर वो लेसी यूज़ करेगा, तो ये कौन सा रहेगा, फाइनेंस लीज। तो 5 कंडीशन क्या है, ट्रांसफर होगा ओनरशिप, लास्ट में एक परचेज ऑप्शन देंगे अपन विच इज सब्सटेंशियली लोअर। फिर मेजर इकोनॉमिक लाइफ किसके पास है, और ऐसी लेसी के पास ही है। फिर मिनिमम पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट्स, और एसेट अगर स्पेशलाइज नेचर का है। इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर एसेट में इंक्रीज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। भाई इनएडिक्वेट कंट्रोल है तो मिस अप्रोप्रिएशन होगा कि नहीं, होगा ना, तो उसका पॉइंट्स लिखना है। तो इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, क्या है भाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बराबर नहीं है, क्या है इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो ये देखिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एसओडी, ठीक है, ये कोड बन जाएगा। सुनो मतलब क्या, ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट बराबर नहीं है। फिर रिकॉर्ड कीपिंग विथ रिस्पेक्ट टू एसेट बराबर नहीं है। ऑथोराइजेशन अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन बराबर नहीं है। सेफगार्ड फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश इन्वेस्टमेंट, ये अपना इनएडिक्वेट है सब में वर्ड इंग्लिश में बोला तो। फिर लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स है। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्या अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं, जैसे एम्प्लॉय को छुट्टी पे अपने को भेजना चाहिए तो अपने को पता चलेगा क्या कांड किया उसने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और ऑटोमेटेड रिकॉर्डेट्स के रिलेटेड। तो भाई क्या है, भाई क्वेश्चन क्या है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रहेगा तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा। तो क्या है भाई, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। फिर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट बराबर नहीं है। ओवर क्या बोलते हैं ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट बराबर नहीं है। इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, बीच का पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग बराबर नहीं है। फिर कंप्लीट एंड टाइमली रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट नहीं है, ठीक है। और जो बाकी एक पॉइंट बचा है वो तुम लिख देना, समझे तुमको ये। तो एसओडी, ठीक है, एसओडी बराबर नहीं, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, ओवरसाइट बराबर नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं। करेक्ट इनकरेक्ट, व्हेन क्या डिविडेंड्स इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन अमाउंट कैन बी, ओनली थोड़ी भाई नहीं ना, 3 कंडीशन है। राइट टू रिसीव पेमेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होना चाहिए एंटिटी को, कॉस्ट, डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। फिर ये देखो रिपीट है, एफडी इनकम में, एफडी इनकम में तुम क्या चेक करोगे, लिस्ट ऑफ एफडी मंगा लोगे तुम, ठीक है, और फिर उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट सब देख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बैंक से कंफर्म करोगे, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से इंटरेस्ट इनकम चेक कर लोगे, और लास्ट में क्या करोगे 26A से रिकनसाइल करोगे। फिर गुड्स सेंड ऑन रिटर्न बेसिस के लिए क्या करोगे, तो पता है अपन बचपन में एक सेपरेट मेमोरेंडम अकाउंट बनाते थे, उसमें डेबिट करते थे गुड्स को और क्रेडिट करते थे सेल्स को, याद है। फिर वो रिकॉर्ड्स जो है वो सेल्स अकाउंट एंड रिसीवेबल रिकॉर्ड बराबर रखा है, मतलब मेमोरेंडम का ये दोनों पॉइंट है। फिर अगर अप्रूवल ही नहीं दिया है उसने, क्या अप्रूवल ही नहीं दिया है, तो भाई या तो गुड्स वापस आना चाहिए या तो उसको क्रेडिट किया था अभी डेबिट करो चलो। और वो जो अपन ने भेजा है गुड्स, वो इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री में अपने फॉर्म पार्ट होना चाहिए, तो इंक्लूड करना है किसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो गुड्स और सेंड और रिटर्न बेसिस का क्या लिखोगे, मेमोरेंडम अकाउंट्स बराबर है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट चेक कर लेना, ठीक है, रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन किया है कि नहीं। फिर अगर गुड्स का उसने अप्रूवल ही नहीं दिया तो गुड्स वापस आया या तो उसको डेबिट किया, अरे हाँ ना, और लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में अपन ने इंक्लूड किया है कि नहीं, ज़रा चेक कर। फिर एक कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन है, बोलता है कैजुअल वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैक फुलफिल करता है 60 डेज में, पागल है क्या, कैक 30 वो नहीं किया तो 30 में बोर्ड। फिर ये देखो रिपीटेड है, क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, याद है, अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू का बराबर है,
वैलिडली कैलकुलेट किया है, फिर कैलकुलेटेड रिकॉर्ड बराबर किया, कंपोनेंट के केस में ध्यान दिया और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया, ठीक है। फिर भाई अपना 850 लैक्स का WIP था, तो ये WIP को अपन कैसे चेक करेंगे, तो भाई पहला वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू निकाल लेंगे और एस्टिमेट्स जो यूज़ किया है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द बेसिस फॉर एस्टिमेट्स, फिर सब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूड किया है कि नहीं देखेंगे, उसका बेसिस भी देखेंगे और अपन अबनॉर्मल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो एक्सक्लूड करेंगे अबनॉर्मल वेस्ट को। भाई पूरा कॉस्टिंग है भाई, क्या पहले तो क्या चेक करेंगे, एस्टिमेट्स जो यूज़ किया है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड। दूसरा ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कंसिडर करेंगे और अबनॉर्मल वेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे। रिपीटेड, ठीक, इंटरेस्ट, डिविडेंड और गेन्स और लॉस फ्रॉम म्यूचुअल फंड। फिर भाई ये इंपॉर्टेंट है, LDR आ सकता है, ठीक है। कंसिडरेबल इंक्रीज इन सेल्स है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऑडिटर को क्या देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर इज नॉट ओवरस्टेटेड, सेल्स ओवरस्टेटेड नहीं है, चेक करना है। कैसे करेगा भाई, पहला तो सिंगल इनवॉइस बिल डबल तो नहीं रिकॉर्ड हुआ है या कोई कैंसिल इनवॉइस को रिकॉर्ड करके तो नहीं रखा है। फिर ये टेस्ट चेक करेगा फ्यू आइटम सेल्स जर्नल के साथ। फिर क्या करेगा भाई, कंफर्मेशन ले लेगा। फिर फेक कोई कस्टमर या फेक सेल्स तो नहीं दिखा है, ठीक है। शिपमेंट डन तुमने कर दिया है विदाउट ऑथोराइजेशन, भाई अनअर्न रेवेन्यू को अर्न रेवेन्यू बता रहे हो। सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी लग रहा है कलेक्टिबिलिटी के ऊपर। और लास्ट में क्या है, कस्टमर का ऑब्लिगेशंस आर कंटीजेंट, जैसे कि क्या रीसेल के केस में होता है ना, तो कस्टमर ऑब्लिगेशंस आर कंटीजेंट। तो गुड्स, ये क्वेश्चन क्या है भाई, पहले तो सेल्स ओवर स्टेटेड है कि नहीं ऑडिटर को देखना है। तो कैसे देखेगा भाई, पहले देखेगा सिंगल सेल्स इनवॉइस को डबल तो नहीं किया, फिर जो कैंसिल था वो रिकॉर्डेड तो नहीं है, कुछ इनवॉइसेस सेल्स जर्नल के साथ चेक कर लेगा। फिर कंफर्मेशन ले लेगा, फेक कस्टमर या फेक सेल्स तो नहीं दिखा है, शिपमेंट्स विदाउट ऑथोराइजेशन तो नहीं किया है, फिर सब्सटेंशियल डाउट तो नहीं लग रहा है कलेक्टिबिलिटी के लिए अनसर्टेनिटी, और लास्ट में क्या है कस्टमर ऑब्लिगेशन, जैसे कि क्या रीसेल के केस। कस्टमर का ऑब्लिगेशन कैसा रहता है, उसमें कंटीजेंट रहता है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट निकालना है अपने को। क्या बोलते हैं, डिस्कस ऑडिट प्रोसीजर, इंटेंजिबल एसेट्स हैव बीन प्रॉपरली अप्रोप्रिएटेड एज पर गैप, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट प्रॉपरली ये हुए कि नहीं, क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएटली है कि नहीं देखना है अपने को। तो कैसे देखेंगे भाई, पहले तो अमोर्टाइजेशन बराबर चार्ज हुआ है कि नहीं, और अमोर्टाइजेशन जो मेथड यूज़ किया है वो अपने पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इंडेस बोल रहे हैं, मैं इंडेस पढ़ा ना भाई। तो भाई इम्पेयरमेंट अपन चेक करेंगे AS 28 के हिसाब से। किसके हिसाब से इम्पेयरमेंट रहेगा, तो AS 28 के हिसाब से। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या चेक करेंगे भाई, अमोर्टाइजेशन बराबर चार्ज हुआ है कि नहीं, वो जो मेथड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना मेथड, और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एज पर AS 28, ठीक है। फिर भाई शेयर्स, वैलिडिटी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भाई, no company can issue shares at discount, section 53 except section 54 sweat equity shares। अरे हाँ है ना, याद है कि नहीं तुमको 53 क्या बोलता है, नहीं इशू कर सकता है, लेकिन 54 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट, ठीक है, कंपनी इशू कर सकता है भाई। तो सेक्शन 53 बोलते हैं नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर भी अगर वायोलेट कर रहे हैं क्या, फिर भी अगर देखो द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई कि डिस्काउंट पे इशू नहीं किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर लेगा। फिर भी कंपनी वायोलेट करता है और डिस्काउंट पे इशू करता है, तो कंपनी को याद है 12% पर एनम का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो कंपनी है ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल हो गए। पेनल्टी कितना रहेगा, जितना भी तुमने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किया, ठीक है, उसका जो पैसा है और 5 लाख विच एवर इज लेस, और कंपनी विल ऑल्सो बी लायबल टू इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है। ये पेनल्टी समझे तुमको, रेस थ्रू इक्विटी शेयर्स थ्रू इशू ऑफ डिस्काउंट या 5 लाख विच एवर इज लेस, और कंपनी को 12% इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज नॉन वॉलेटाइल,
तो अपन अदर बेंचमार्क्स यूज करेंगे नहीं, वॉलेटाइल मतलब ये चेंज होते रहता है, ठीक है। वॉलेटाइल रहेगा तो अदर बेंचमार्क्स देखेंगे ना, ये तो नॉन वॉलेटाइल है, तो इनकरेक्ट। फिर इन्वेंटरी कस्टोडी ऑफ थर्ड पार्टी में, ठीक है, तो इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास है, तुम WR लोगे 580 करोगे नहीं, तुम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन करोगे ना 505 करोगे, ठीक है, और इंस्पेक्शन करोगे, पता है ऐसे 501 इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व, परफॉर्म टेस्ट ऑन, ऐसा पढ़ा था अपन, ठीक है। फिर ये एक एक डिस्कस करता हूँ, ये क्या है, ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ ऑडिटर ही वांटेड टू वेरीफाई दैट, ठीक है। पहला PPR इन नेम ऑफ, और मतलब PPR अपने नाम पे है कि नहीं वो चेक करना है। तो भाई क्या करेगा, भाई जो परचेज इनवॉइस रहेगा वो एंटिटी के नाम पे कि नहीं देख लेगा, क्या परचेज इनवॉइस एंटिटी के नाम पे कि नहीं देख लेगा। फिर फॉर ऑल एडिशंस टू लैंड एंड बिल्डिंग इन पर्टिकुलर, ऑडिटर डिजायर्स टू हैव कॉन्क्रीट अबाउट ओनरशिप, भाई इसका ये देखना है तो क्या चेक करेंगे, सेल्स शीट देख लेना भाई, क्या देखिएगा, कन्वेंस या सेल्स शीट। फिर ऑडिटर्स वांट टू नो वेदर एंटिटी हैज वैलिड लीगल ओनरशिप राइट्स ओवर PPE और वेदर इट इज केप्ट एज सिक्योरिटी, मतलब क्या भाई गिरवी रखे तुमने लोन लिए, क्या गिरवी रखा है, तो फिर गिरवी रखा है तो फिर अपन कंफर्मेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कंफर्मेशन, सिक्योरिटी फॉर, तो ओरिजिनल टाइटल विल नॉट बी अवेलेबल विद एंटिटी, अपन कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या, रजिस्टर ऑफ चार्जेस देख लेंगे अपन, लॉ में देखते हैं ना रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है। रिपीटेड हो गया, CRV कार वाला, ठीक है, एट्रीब्यूट्स वाला, करंट पीरियड, रेवेन्यू नॉट कैपिटल, ठीक है। फिर वैलिड सपोर्टिंग, करेक्ट एक्सपेंस हेड, ऑथराइजेशन और बिजनेस का है पर्सनल नहीं। फिर करेक्टनेस देखना है, सम ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन P&L, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, क्या भाई आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सम आइटम्स एक्सक्लूडेड, मतलब क्या इंडिपेंडेंटली अपन चेक कर सकते हैं कोई कोई एक्सपेंस, मतलब समझो कंपनी बोलता है मैंने सेल्स किया है कितना 8 लाख, अपन ने GST भरा है, कंपनी ने 1,80,000 18% रेट है, तो सेल्स कितना किया है 10 लाख किया कि नहीं भाई, वो बोल रहा है 8 लाख किया, अच्छा टीचिंग योर टीचर, भाई ऑडिटर है कोई जुनून वुनून थोड़ी है, तो भाई समझ जाएगा। फिर कभी कभी अपन कमीशन पे करते हैं ऑन सेल्स, 5% कमीशन पे किया है, ठीक है, वो 50,000, तो टोटल सेल्स का हम फाइन नहीं कर सकते, बुद्धू समझाया हमको, हाँ ठीक है। तो भाई एड वैलोरम ड्यूटी जो अपन पे करते हैं उससे अपन चेक कर सकते हैं। फिर सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड शैल बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी या GST पे, अभी तो GST आ गया। फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसे कमीशन और सेल्स का, कभी कभी नेट प्रॉफिट के हिसाब से अपन परसेंटेज देते हैं, मैनेजर रेम्यूनरेशन। फिर बाद में क्या एनालिटिकल प्रोसीजर अपन परफॉर्म करेंगे, तो अपने को अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होगा और मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड आइडेंटिफाई होगा। फिर करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, कंपनी हेल्ड बाय शेयर होल्डिंग मोर देन 10%, नहीं कितना मोर देन 5%, ठीक है। फिर एशियन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सम शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर, ठीक है, और सम शेयर्स आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज, बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस दोज इक्विटी शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज फॉर कंसिडरेशन और अदर देन कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग, वो सर्विस जो दे, मतलब फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, IPR या व्हाटएवर नेम को। एम्प्लॉइज कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा, कितना 8 घंटा, तो सेक्शन 288 है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन और अदर देन कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट ऑफ IPR, ठीक है, और वैल्यूएशन बाय व्हाटएवर नेम को, ठीक है। और प्रमोटर्स का अपन क्या क्या डिस्क्लोजर देखिए, पहले तो शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर एट द एंड ऑफ ईयर और परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द सीरियल नंबर, उसका नाम, कितना नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ
क्या सीरियल नंबर, प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स, ठीक है। अभी प्रमोटर मतलब कौन, जो डिफाइंड है कंपनी एक्ट में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ईच क्लास अपन अलग अलग देंगे, ठीक है। और बिगनिंग से ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो बता के देंगे। CRV कैप वाला। फिर भाई तुमको रिसीवेबल बैलेंस चेक करना है। क्या करना है? रिसीवेबल का बैलेंस मतलब डेटर्स। सुनो ये इंटरेस्टिंग। तो अपन इसका कंप्लीटनेस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंप्लीटनेस। फिर लास्ट का फ्यू डेज का अपन ज़्यादा चेक करेंगे, क्योंकि कट ऑफ के टाइम में अपन एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत मारते हैं। तो बेसिकली लास्ट 5 डेज का अपन ध्यान देंगे। क्या? गुड्स शुड हैव बीन डिस्पेंस्ड एंड नॉट लाइंग विद द कंपनी में, समझ रहे हो। फिर इंश्योर दैट गुड्स आर डिस्पेंस्ड प्रायर टू ईयर एंड एंड इंक्लूडेड इन डेटर्स ऑन टेस्ट चेक बेसिस, मतलब एंट्री टेस्ट चेक बेसिस पे अपन चेक करेंगे। और लास्ट में क्या है? गुड्स इंश्योर दैट नो गुड्स डिस्पैच्ड आफ्टर द ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस्ड इंक्लूडेड इन डेटर्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। समझा? तो 3 पॉइंट है भाई। पहले तो कंप्लीटनेस चेक करेंगे, फिर कट ऑफ के टाइम ध्यान देंगे लास्ट फ्यू डेज का कि क्या डेटर्स में तो अपन ने इंक्लूड किया है, ठीक है, लेकिन गुड्स डिस्पैच किया है नहीं, ठीक है। डिस्पैच नॉट लाइंग विद द कंपनी, गुड्स एक्चुअली डिस्पैच किया है, ये झूठ बोल रहे हो। और लास्ट में क्या इनवॉइस अपन ने करके लगाया डेटर्स का। क्या इनवॉइस अपन क्या बोलते, सॉरी मतलब इनवॉइस पहले करके रखा है 31 के पहले, और गुड्स अपन बेच रहे कभी 31 के बाद वाला। तो ये भी चीटिंग कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं पता है? इसमें गुड्स बाद में बेच रहे, ठीक है। इसमें अपन एंट्रीज में मिसमैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये साल का सेल्स बढ़ाना है तो ये वाला कर रहे, और सेल्स का ये साल का बढ़ाना है तो ये वाला कर रहे, और कम करना है तो ये वाला कर रहे। मतलब कुछ ना कुछ कट ऑफ कर रहे। लास्ट फ्यू डेज का ध्यान देना, टेस्ट चेक करना, और गुड्स डिस्पैच किया है और उसका सेल्स तुमने इनवॉइस रख के रखा है तो भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, तो ध्यान देना भाई। फिर क्या है भाई? 3 क्वेश्चन है भाई। एक तो तुम यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किधर करोगे? तो BBI PP। क्या? BBI PP। B से बोनस इशू, फिर B से बायबैक, फिर I से इशू एक्सपेंस, P से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स। फिर ये हुई, ठीक है। तो BBI PP यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52। BBI PP बोनस शेयर, बायबैक, इशू एक्सपेंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, राइटिंग ऑफ, ठीक है। और ये लोग आधे ही लिखते हैं। और अगर कोई कंपनी इंडेक्स फॉलो करे तो वो सिर्फ BBI करेगा। क्या? BBI बोनस, बायबैक और इश्यूज। अदर इक्विटी में क्या आता है भाई? तो सेम सिंपल ओपनिंग और क्लोजिंग। बीच में क्या आएगा? तुम बड़े होके पढ़ोगे इसमें से कुछ पॉइंट। अकाउंटिंग बैलेंस, रजिस्टर्ड कुछ किया है क्या, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर कुछ ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर किया है क्या, रिटेन अर्निंग्स में, एनी अदर कुछ चीजें, और बैलेंस एट द एंड ऑफ। तो बैलेंस एट बिगिनिंग, बैलेंस एट एंड, बीच में कुछ डिविडेंड दिया है, ट्रांसफर किया है कुछ रिजर्व में, OCI लिखो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा भाई? बैलेंस विद बैंक आएगा, ठीक है। चेक इन हैंड, चेक ड्राफ्ट इन हैंड जो है, कैश ऑन हैंड आएगा, अदर्स जो है, फिर कुछ अनमार्क बैलेंस जैसे डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ता है, हेल्ड मार्जिन मनी अपने अकाउंट में तो होता है नहीं मिनिमम मार्जिन मनी, ठीक है। फिर रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन, और अगर कोई मोर देन 12 मंथ्स बैंक डिपॉजिट्स है तो उसको डिस्क्लोज किया है सेपरेट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इन हैंड, ठीक है, बैंक बैलेंस, फिर चेक्स इन हैंड, फिर अदर्स, फिर अनमार्क बैलेंसेस कुछ, फिर बाद में क्या आएगा? मार्जिन मनी वाला, फिर रिपेट्रिएशन वाला, लास्ट में बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ है तो सेपरेटली डिस्क्लोज किया। ये देख भाई, ये LDR ऐसे ही लगा मेरे को। तुमने क्या किया है? बेनामी प्रॉपर्टी में तुम्हारा केस चल रहा है तो अपने को डिस्क्लोज करना है सब चीज़। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है? शॉर्ट में समझाता हूँ। ड्राइवर के नाम पे तुमने घर ले लिया भाई, ड्राइवर के नाम पे घर ले लिया तो लीगल ओनर कौन है? ड्राइवर, लेकिन उसका बेनिफिशियरी फायदा किसको हो रहा है? ओनर को। तो फिर बेनिफिशियरी का फायदा उसमें, तो इसको बेनामी प्रॉपर्टी। तो क्या क्या चेक करेंगे? डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी देख लेंगे, अमाउंट देयर ऑफ देख लेंगे, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज देख लेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी नॉट इन बुक्स तो स्टेट करेंगे विद रीजन भाई क्यों नहीं दिखा रहे हो।
फिर whether proceeding against company under this law has been done or not, ठीक है। फिर नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, कंपनी का व्यू क्या है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अमाउंट और डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो भाई रीजन के साथ बताओ। फिर एक प्रोसीडिंग्स का डिटेल्स बताओ, ठीक है, और कंपनी का व्यू क्या है वो बताओ। फिर if the purpose of audit procedure is to test for understatement in existence or valuation of account payable, तो भाई ये सब तो अपन टेस्टिंग ऑफ पेबल अंडरस्टेटमेंट में नहीं, ओवर स्टेटमेंट में करते हैं। अंडरस्टेटमेंट में क्या क्या करते हैं भाई, सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट चेक कर ले, अनपेड इनवॉइसेस, सप्लायर स्टेटमेंट देख ले, अनमेड रिसीविंग रिपोर्ट्स देख ले जो रेलेवेंट है, ठीक है। फिर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स हुआ, एट्रीब्यूट्स देखो रिपीट हुआ, ये तो बताया था मैंने। फिर ये डेटर्स का भी हो गया, और लास्ट का ये लिमिटेड ट्रेडेड है वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी अपन करते हैं ना भाई आजकल तो बहुत है। तो क्रिप्टो करेंसी में अपन क्या क्या चेक करेंगे, तो लास्ट में जाते जाते देंगे क्या, मतलब समझा, PAD लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन देख लेंगे, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज रिपोर्टिंग डेट देख लेंगे, और डिपॉजिट्स और एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग या ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। लोन लेके तुम क्रिप्टो में पैसा डाल, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के केस में लास्ट में जाते जाते क्रिप्टो करेंसी में क्या कर लेंगे, जाते जाते, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेंगे, अमाउंट चेक कर लेंगे ईयर एंड में, मतलब रिपोर्टिंग, और डी से डिपॉजिट या एडवांस, ठीक है। क्या प्रॉफिट या लॉस, अमाउंट या डिस्क्लोजर या एडवांस, ठीक है। तो इधर अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। एक बात तुमको बताना था मुझे, ठीक है। कंपनी ऑडिट में एक अपन ने आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिबेंचर देखते हैं ना, तो उसमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, क्या है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जानबूझ के बोलेगी 600 का लोन लिया था तुमने, पूरा रिपे कर दिया, मार्च में बैलेंस 0 हो गया, तो भाई क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भाई, तो फिर एप्लीकेबल हो, मतलब रोटेशन और वो सब का, ठीक है। अभी ये राइटिंग देख रहे हो तुम लोग, ये राइटिंग तुमको मेरा लग रहा है क्या, नहीं, ये मेरे एक फ्रेंड का है, क्रिश मिश्रा करके, सी इंटर का स्टूडेंट है, तो उसने बहुत हेल्प किया है। वो आके अपना नोट्स मतलब नोट्स लिखता था और काफ़ी हेल्प किया है उसने, तो एक थैंक यू नोट तो बनता है कि नहीं, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हुए हम लोग को, ये लिखना और मेहनत, तो बेस्ट ऑफ लक, बस अच्छे से करो तुम लोग, ठीक है। ऑडिट है, एग्जामिनेशन तो बनता है, ऑडिट में एग्जामिनेशन बनता है, ठीक है। थोड़ा सेफ रहो, हेल्दी रहो, खाने पीने में ध्यान दो, ठीक है। ऑयली मत खाओ, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ऑयली मत खाओ भाई, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन कंट्रोल करो, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। और ज़्यादा उलझो मत, नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक एंड एग्जामिनेशन इज श्योर फॉर दिस, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।